हेलो नमस्ते। स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में। जी हाँ, अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देखना चाहते हैं तो इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसमें आपको बताया गया है खंड द के लिए। खंड द में जो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से और कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम आज बताने वाले हैं। साथ में उसका सॉल्यूशन भी करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम है फिर से। यहाँ पे बनाया जा रहा है फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज हम बनाएंगे जो खंड द के लिए होगा। ये जितने भी खंड आते हैं, खंड अ व स द, ये खंड केवल यूपी बोर्ड के लिए होते हैं, लेकिन जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ वो ऑल बोर्ड के लिए होता है। तो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें जो ऑल बोर्ड के लिए होता है, लेकिन जो खंड बाई खंड बना रहा हूँ वो केवल यूपी बोर्ड के लिए होता है। तो जो 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे खंड द से, उसके न्यूमेरिकल्स हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि खंड द से 3 अंक के जो थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं, निगमन होते हैं, उसका मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन दे दिया है। यदि आप नहीं देखें अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, लिखा है 3.6 × 10⁻29 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण वाले एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव अक्ष पर उसके केंद्र से 25 नैनोमीटर लिखा है यहाँ पे दूरी पर एक बिंदु पर बल का आकलन कीजिए। मान लीजिए कि यह दूरी वैद्युत द्विध्रुवों के आवेशों में दूरी से अधिक है। इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है वही आपको 3 अंक 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए ये 3 अंक के क्वेश्चन में ज्यादातर पूछे जाते हैं। हो सकता है इसके अगर मान में चेंजेस कर दे तो भी आप लगा लेंगे। आपको इसमें कैसे लगाना है, क्या चीजें ध्यान देना है, इसके लिए चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हल करते हैं। हल करते समय हमें क्या क्या दिया गया है उसके पहले हम फोकस करते हैं। हमें इसमें दिया क्या क्या गया है। दिया है 3.6 × 10⁻29 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है। मतलब ये वैल्यू द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, उसकी वैल्यू दिया है 3.6 × 10⁻29। ये सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर जो दिया गया उसको मैंने ले लिया। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है यहाँ पे 25 नैनोमीटर दूरी पर, दूरी हमें दिया है तो दूरी को हम R से प्रदर्शित कर लेते हैं, वो है 25। ये नैनोमीटर में लिखा है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 25। नैनो को हटाने के लिए 10⁻⁹ लगा देंगे, ये नैनो हट जाएगा, अब आ जाएगा मीटर में। क्लियर है। अब इसके बाद और क्या दिया है, एक बिंदु पर बल का आकलन कीजिए। हमें बल का आकलन करना है, मतलब F बराबर हमें ज्ञात करना है। ये भी चीजें हमें पता चल गया क्वेश्चन के अनुसार। फिर मान लीजिए कि यह दूरी वैद्युत द्विध्रुवों के आवेशों में दूरी से अधिक है। ये चीजें भी हमें दे दिया गया है। तो चलिए इसके अनुसार हमें बल का फॉर्मूला लगाना है, जो चीजें हमें पूछ रहा है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। अगर देखा जाए लास्ट लाइन में तो लिखा है वैद्युत द्विध्रुवों के आवेशों में दूरी, तो आवेश के लिए भी हमें यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं। तो आवेश के लिए भी हम ले लेते हैं कि आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं या E से इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ ये होता है कूलाम। ये आवेश का वैल्यू हो गया। तो जितना भी मान हमें चाहिए था वो तो मैंने लिख लिया। अब हमें बल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन पर बल। इलेक्ट्रॉन पर बल, ये चीजें हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं F बराबर होता है QE। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मूला। लेकिन बात उठता है कि ये E जो है, हमें E का मान क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो E का भी तो कोई फॉर्मूला होता होगा वैद्युत क्षेत्र का, तो वही लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र E बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान से समझिएगा। वो होता है 1/4πε0 × 2p/r³। ये फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र का। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा ये समझ लीजिए। तो F बराबर हो जाएगा Q × 1/4
पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन और क्यूब। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब सभी का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो देखिए किसका मान क्या है, इस आवेश की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि वो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ नैनोमीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये होता है। अब यहाँ पे ये वैल्यू है P, जो कि हमें दिया है विद्युत आघूर्ण की वैल्यू, जो ऊपर मैंने निकाल लिया है। फिर R दूरी के लिए उसकी भी वैल्यू हमें दिया है। तो सभी का मान हम रख लेते हैं, रख के हल करना हम सिखा देते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि बायो के स्टूडेंट को ज्यादातर मैथ नहीं आता है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे ये आवेश है, इसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19, ये हो गया गुणे। इसकी टोटल की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है 9 × 10⁹9, ये वैल्यू हो गया। ठीक, इसके बाद इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू 2p की वैल्यू जो विद्युत आघूर्ण दिया है वो है 3.6 × 10⁻⁻29, ये हो गया 2p की वैल्यू। फिर आते हैं इसके अपॉन क्या है, r³ है, और r की वैल्यू मैंने क्या निकाला है 25 × 10⁻⁻9 मीटर। तो वही उसका r³ करना है 25 × 10⁻⁻9, इसका क्यूब। आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हल कैसे करना है। मैथ के स्टूडेंट और बायो के स्टूडेंट दोनों लोग ध्यान से समझिएगा कि अब इसको हल कैसे करना है। अगर हल करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं हल कर पाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। देखिए जितने भी संख्या है उसको एक साइड लिखना है। जैसे 1.6 × 9 × 2 × 3.6, जितने भी संख्या है मैंने एक साइड लिख लिया। फिर गुणा, अब जितने भी पावर का है उसको एक साइड लिखना है। जैसे 10⁻⁻19 गुणे 10⁻⁹9 गुणे यहाँ पे है 10⁻⁻29, ये मैंने लिख लिया। अब आते हैं नीचे हर में क्या मिलेगा, हर में मिलेगा 25 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 15,625। 3 बार 25 को गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा, गुणे 10⁻⁻9 का अगर क्यूब करेंगे तो 9 × 3 = 27 हो जाएगा, 10⁻⁻27। इतना तो आपको समझ में आता होगा। चलिए अगले स्टेप पे देखिए क्या करना है। तो देखिए मैंने यहां तक तो आपको सॉल्व करके दिखा दिया था। इसके आगे करना क्या है कि 1.6, 9, 2 और 3.6 इन सभी का आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो 9 दूनी के 18, 3.6 का 1.6 में गुणा कर लीजिए, जितना आएगा उसमें 18 का गुणा कर दीजिए। तो ये मैं टोटल ऑलरेडी गुणा कर लिया हूं, क्योंकि आपका समय लॉस ना जाए। ये आप कहीं भी रफ कार में गुणा कर लीजिएगा। तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 103.68। आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब गुणे, अब देखिए पावर को कैसे करते हैं। देखिए -19 है, ये पावर प्लस में है, तो 9 इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा -10। तो 10⁻−10, 10⁻−29 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10⁻−39। क्लियर, समझ में आ गया। बटे अब देखिए इसको क्या करना है। अगर इस जो पावर -27 है इसमें से 3 पावर इसको देते हैं तो ये दशमलव अभी यहाँ पे है मौजूद। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लास्ट में 0.0 लिख सकते हैं। अगर 3 पावर इसको हम दे देते हैं तो ये 3 स्थान पे इधर जाएगा, 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 15.625। मैंने 3 पावर इसको दिया तो ये बचा -24 बचा। समझ में आ गया होगा। 27 था, मैंने 24 लिखा, मतलब 3 पावर इसको दिया तो ये दशमलव यहां से उठ के यहाँ पे आ चुका है, 625 ये नहीं रहेगा। ठीक, इतना तो समझ में आ चुका। अब देखिए इसको इससे भाग देना है। अब भाग देना अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि दशमलव का भाग भी आपको देने आना चाहिए। ज्यादातर बायो को नहीं आता है। अगर इसको हम भाग देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.635, इस तरह से आ जाएगा। गुणे, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये 24 है, ये 39 है। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमें बचेगा 15, 10 के गुणे -15 न्यूटन। अब देखिए ये तीसरे स्थान पे 5 है, मतलब ये 5 है, 5 या 5 से अधिक रहेगा तो इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो इसको लिखेंगे F बराबर 6.63 के स्थान पे 4 करना है, क्योंकि हमने राउंड ऑफ कर लिया। गुणे 10⁻⁻15 न्यूटन। यही हमें ज्ञात करना था बल, जो कि आ चुका है।
बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए मैंने न्यूटन भी लगा दिया। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपके ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 1.9 हेनरी प्रेरक, 10 माइक्रोफैरेड संधारित्र तथा 25 ओम प्रतिरोधक एवं प्रत्यावर्ती स्रोत V बराबर 285 sin 100t वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा, वर्ग माध्य मूल, धारा तथा उष्मा क्षय की दर ज्ञात कीजिए। हमें इसमें 3 चीजें पूछा है, एक प्रतिबाधा पूछ रहा है, एक वर्ग माध्य मूल पूछा है और एक उष्मा क्षय पूछ रहा है। तो आपको 2 ही चीजें ध्यान देना है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो मुझे पता है ज्यादातर आपको फिजिक्स में दिक्कत होती है न्यूमेरिकल्स में, इसके लिए आपको 2 चीजें ध्यान देना है। क्या? पहली चीजें कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दूसरा चीजें हमें क्या ज्ञात करना है। अगर आप ये दोनों चीजें हमेशा ज्ञात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होगा। तो जो दिया गया ये तो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिख सकते हैं, लेकिन जो ज्ञात करना है उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला भी नहीं पता है तब आपके लिए दिक्कत होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इन दोनों को कैसे लेते हैं और कैसे लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। हमें लिखा है 1.94 हेनरी। तो सबसे पहले पता करना है कि ये किसका मान दिया है। जब यही नहीं पता होगा कि ये मान किसका है तो कैसे करेंगे। तो ये मान दिया है प्रेरक, मतलब प्रेरकत्व का। तो लिख लेते हैं प्रेरकत्व, जिसे L से प्रदर्शित करते हैं, उसकी वैल्यू है 1.94 हेनरी। ठीक है, जो जो मान दिया है बस वही वही हमें लिखते जाना है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है 10 माइक्रोफैरेड संधारित्र। संधारित्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए लिख लेते हैं संधारित्र। संधारित्र C बराबर लिखा है 10 माइक्रोफैरेड, ये लिखा है। अब इसमें ये चीजें ध्यान दीजिएगा, इसमें माइक्रोफैरेड है लेकिन संधारित्र की मान हमेशा फैरेड में होता है। तो माइक्रो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? माइक्रो को हटाने के लिए 10⁻⁻6 का हम उपयोग करेंगे, तभी तो वो हटेगा। तो ये हो जाएगा सीधे फैरेड में। ये हो गया संधारित्र की वैल्यू। ठीक, आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन में दिया है। आगे लिखा है फिर यहाँ पे तथा 25 ओम प्रतिरोधक। हमें प्रतिरोधक भी यहाँ पे दिया है 25 ओम। प्रतिरोधक का मतलब है R, जिसे प्रतिरोध से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध R। तो लिख लेते हैं प्रतिरोध, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं, उसकी वैल्यू है 25 ओम। तो ये हो गया 25 ओम। ओम लिख लीजिए या तो इसका सिंबल बना लीजिए। ठीक, इसका या तो सिंबल बना लीजिए या तो ओम लिख लीजिए, कुछ भी हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या दिया है। आगे लिखा है एक प्रत्यावर्ती स्रोत, जो लिखा है इसका समीकरण है V बराबर 285 sin 100t। ये एक समीकरण है। ठीक, फिर उसके बाद वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए, मतलब ये हमें लास्ट में ये दिया है। तो अब हम ले लेते हैं समीकरण को, जो समीकरण हमें दिया है। समीकरण V बराबर लिखा था 285 sin 100t, ये हमें समीकरण दिया है। तो आपको बता दें ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से लिया गया है, जो इस तरह से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को उठाया हूं, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसको कंप्लीटली तैयार करना है कि कैसे लगाया जाए। अगर कोई भी समीकरण देता है तो उसके मानक समीकरण से हमें तुलना करना पड़ेगा। मानक समीकरण, अब उसका मानक समीकरण क्या है पहले मैं वो लिख लेता हूं, उसके अनुसार तुलना कीजिएगा। V बराबर V0 sin ओमेगा टी, ये है मानक समीकरण। इस मानक समीकरण से हम इसको तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? पहले V0 बराबर मिल जाएगा ये वैल्यू, तो लिखेंगे V0 बराबर कितनी? 285। देखिए V तो V0 के स्थान पे 285 है, साइन के स्थान पे साइन, ओमेगा के स्थान पे 100, तो लिखेंगे ओमेगा बराबर 100। तो ये जो जो वैल्यू हमें दिया है वो लिख लिया। ओमेगा किस में होता है? ओमेगा होता है रेडियन प्रति सेकंड में, इसका मात्रक हो गया। तो ये जो जो वैल्यू दिया वो मैंने ले लिया। अब निकालना क्या है वो देखते हैं। अब हमें ज्ञात करना है पहले प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा को किससे प्रदर्शित करते हैं वो लिखना है, फिर वर्गमद मूल, फिर उष्मा क्षय। इन तीनों का आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि क्या क्या है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें निकालना है पहले प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है
ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन मैंने जो अभी तक ये मान लिखा है, इस मान में कभी भी मुझे ये नहीं मिला कि एक्सएल और एक्ससी क्या है। तो पहले इसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा, इसको जब ज्ञात कर लेंगे तभी हम इसमें मान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला जो ज्ञात करना है। दूसरा हमें क्या ज्ञात करना था? दूसरा हमें ज्ञात करना था वर्ग माध्य मूल्य, वर्ग माध्य मूल धारा, ये हमें ज्ञात करना था। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको I0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल IRMS कहते हैं इसको वर्ग माध्य मूल के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला हो तो वो होता है I0 अपॉन √2, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, तो ये हो गया वर्ग माध्य मूल ज्ञात करने के लिए। अब इसके बाद तीसरा जो हमें ज्ञात करना था, वो तीसरा ज्ञात करना था ऊष्मा क्षय, ऊष्मा क्षय। इससे हम P बार से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है I स्क्वायर IRMS, मतलब वर्ग माध्य मूल का स्क्वायर, ये होता है इनटू प्रतिरोध R, ये होता है इसका फॉर्मूला। इन तीनों फॉर्मूले की मदद से हम टोटल को वैल्यू रखेंगे, रख के निकालेंगे। तो सबसे पहले प्रतिबाधा ज्ञात करना है। प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए हम पहले इन दोनों की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद इसमें पुट करेंगे। ठीक, तो चलिए इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम XL ज्ञात करेंगे। अब XL है क्या? इसका नाम भी तो कुछ होगा, इसका नाम है प्रेरण प्रतिघात। XL क्या है? प्रेरण प्रतिघात है और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा L। इसमें हम वैल्यू को रखेंगे तो प्रेरण प्रतिघात XL हमारा ज्ञात हो जाएगा। चलिए रख लेते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू मैंने 100 निकाला था इनटू L हमारा प्रेरिकत्व हमें क्वेश्चन में दिया था 1.94 हेनरी, ये दोनों दिया गया तो मैंने इसमें रख लिया। तो ये हो जाएगा XL की वैल्यू प्रेरण प्रतिघात का। अब इसको हम आपस में गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 194 ओम में। इसका मात्रक क्या होता है? ओम में होता है। तो ये हो गया XL की वैल्यू। पहला तो मैंने ज्ञात कर लिया, अब हमें XC भी ज्ञात करना है। अब XC क्या होता है? इसका भी तो कुछ नाम होगा, इसका नाम है धारितीय प्रतिघात। लिख लेते हैं, धारितीय प्रतिघात XC, इसकी भी तो कोई फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C। ठीक, अब ओमेगा C हमारा क्या है? C हमारा संधारित्र है। तो 1/ओमेगा की वैल्यू 100 इंटू C, संधारित्र की वैल्यू था 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड में, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 जीरो और ये 6 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो बचेगा। उसको ऊपर भेजेंगे तो वो हो जाएगा 1000, ये आ जाएगा 1000 ओम। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू मैंने ज्ञात कर लिया। अब हम निकालेंगे प्रतिबाधा, प्रतिबाधा Z बराबर, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था जो था R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, इन दोनों का होल स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। तो रखेंगे इसमें वैल्यू R मतलब हमें दिया था 25, किसका वैल्यू? प्रतिरोध का, 25 का स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू मैंने अभी निकाला था 194 माइनस इसकी वैल्यू 1000, इसका होल स्क्वायर, ये मैंने मान को रख लिया। अब इसको हल करना है तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 625। फिर अब इसको घटाना है, उसके बाद स्क्वायर भी करना है तो ये हो जाएगा प्लस, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 806 उसका स्क्वायर, ये टोटल रूट में। क्लियर है? अब इसके बाद इसका स्क्वायर भी करना है तो कर लेते हैं। ये हो गया 625 प्लस, ये घटाएंगे तो माइनस में आएगा। अब 806 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा प्लस में, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा ये 649636। मैंने ऑलरेडी इसका स्क्वायर करके रखा है तो ये मैंने लिख लिया। ठीक, अब इसके बाद इसको जोड़ना है, अगर जोड़ लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 650261। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल आपको ज्ञात करने आना चाहिए, क्योंकि अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आना चाहिए, बायो के हैं तो आप सीख लीजिए। इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 806.4 ओम। ये हो गया प्रतिबाधा, प्रतिबाधा Z बराबर, ये पहला आंसर हमें मिल चुका है। ठीक, अब हमें दूसरा क्या ज्ञात करना था? दूसरा वर्ग माध्य मूल धारा ज्ञात करना था, जो कि वर्ग माध्य मूल IRMS था।
और इसका फॉर्मूला था I0/√2। अब हमें I0 ही नहीं पता है तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए पहले I0 को ज्ञात करते हैं। तो I0 बराबर फॉर्मूला होता है V0/Z। Z की वैल्यू मैंने ये ज्ञात कर लिया, तो V0 की वैल्यू 285 मैंने तुलना करने से निकाला था समीकरण से, और Z बराबर जो मैंने निकाला है वो रख लिया। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.35 एम्पियर में। ठीक, तो ये आ गया वैल्यू किसका, हमें इसकी वैल्यू I0 की वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रखेंगे ताकि हमें ये निकल जाए, किसका मान, वर्ग माध्य मूल का मान निकल जाए। तो लिखेंगे सेकंड के लिए वर्ग माध्य मूल IRMS बराबर I0 की वैल्यू 0.35 ये हो गया अपॉन √2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे √2 ये हो गया। अब इसको भी थोड़ा सा हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, √2 की वैल्यू रखना है, √2 की वैल्यू जो होता है वो रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.707 इंटू 0.35 गुणा कर देंगे, आ जाएगा 0.25 ये आ जाएगा एम्पियर में। तो हमें वर्ग माध्य मूल की भी वैल्यू मिल चुका है। ठीक, अब इसके बाद आखिरी हमें ज्ञात करना है ऊष्मा क्षय। तो चलिए ऊष्मा क्षय को भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा नंबर ऊष्मा क्षय, इसे हम P बार से प्रदर्शित करते हैं और इसका मैंने फॉर्मूला बताया था वर्ग माध्य मूल का स्क्वायर करना है। वर्ग माध्य मूल का स्क्वायर मतलब वर्ग माध्य मूल का स्क्वायर इंटू R था, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.025 जो मैंने ये निकाला उसको 2 बार करेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है, इंटू R ओम के लिए 25 का गुणा कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा 25 25 25 ये आ जाएगा 625। उसके बाद 2 स्थान पे दशमलव, 1 2 3 स्थान पे दशमलव, तो ये टोटल वैल्यू कितना आ जाएगी 6.25 वोल्ट ये आ जाएगा ऊष्मा क्षय की वैल्यू। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको पूरे 3 मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कठिन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और हल करने का तरीका पता होना चाहिए, तभी आप सवाल को तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आज का अंतिम क्वेश्चन है। मैंने वो 3 क्वेश्चन ही बताया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से चैप्टर्स वाइज लिया गया है और बहुत ज्यादा पूछने जाने वाले के चांसेस होते हैं। इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। एक 25 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। इस संयोजन की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। संयोजन की क्षमता मतलब क्या, P ज्ञात करना है और इसकी प्रकृति भी बतानी है। फिर संयोजन 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेंसों के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। ये देखिए लेंसों का अपवर्तनांक दिया गया और ऊपर दिया है 1.6 किसका दिया है, ये दिया है संयोजन का। तो संयोजन का अपवर्तनांक और लेंसों का अपवर्तनांक अलग अलग हमें दे दिया गया है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है उसको लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें लिखा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो 2 फोकस दूरी अगर आती है तो एक को F1 मानते हैं 25 सेंटीमीटर और एक को F2 मानते हैं जो कि 20 सेंटीमीटर दिया है। तो इन दोनों को मैंने ले लिया। लेने के बाद हम ज्ञात करेंगे 1/F, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। मैंने फॉर्मूला लगा दिया, इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे 1/25 प्लस 1/20 मैंने रख लिया। तो ये हो जाएगा 4 - 5/100 ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कितना, -1/100 हो जाएगा। तो ये हो गया वैल्यू 1/F का। लेकिन हमें केवल कैपिटल F चाहिए तो वो हो जाएगा -100 हो जाएगा। ठीक, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये भी ऊपर हो जाएगा। F की वैल्यू -100 मिल गया, लेकिन हमें संयोजन की क्षमता ज्ञात करना था। संयोजन की क्षमता जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इस क्षमता P बराबर हो जाएगा 100/F, ये होता है फॉर्मूला क्षमता का। ठीक है, तो 100/F की वैल्यू -100 ये मैंने रख लिया। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये मिल जाएगा -1, ये आ जाएगा डायोप्टर में। ठीक, क्षमता को डायोप्टर में नापते हैं तो ये आ जाएगा डायोप्टर में। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर है। इससे हमें क्या पता चलता है, अगर ये माइनस आता है तो ये लेंसों का संयोजन अवतल है, अगर ये
प्लस में आता तो उत्तल होता। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इसकी प्रकृति मैं बता रहा हूं, मैंने क्षमता तो निकाल दिया, अब इसकी प्रकृति क्या हो जाएगा, इसकी प्रकृति हो जाएगा लेंसों का संयोजन अवतल होगा। ठीक, अगर ये प्लस में होता तो उत्तल होता। यहां तक तो ठीक है। अब लेते हैं द्रव का अपवर्तनांक क्या दिया है, द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक क्वेश्चन में हमें लिखा है 1.6। चलिए ऊपर आपको दिखा देते हैं, जो लिखा है 1.6 संयोजन 1.6 अपवर्तनांक द्रव में रखे गए, तो द्रव का अपवर्तनांक है 1.6, तो ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें क्वेश्चन में ये भी लास्ट में बोला था कि लेंसों के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो उसको भी मैं ले लेता हूं। तो लिखेंगे लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये है 1.5, तो ये वैल्यू मुझे दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम वायु के लिए निकालेंगे, वायु के लिए। ठीक, तो वायु के लिए क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल टू n-1, ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं वायु के लिए, 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 - 1/r2, ये हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करके हल करना पड़ेगा, तो चलिए इसको रख के हल करते हैं। तो ये हो गया 1/f, f की वैल्यू इज इक्वल टू n की वैल्यू मैंने रख दिया 1.5 अपवर्तनांक, फिर -1 और ये वैल्यू छोड़ दिया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब आते हैं दूसरे समीकरण के लिए, तो लिखेंगे माना लेंस से द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी f डैश है। माना लेंस से द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी f डैश मान लेते हैं, क्योंकि पहले से तो f था, लेकिन अगर उसको डुबोते हैं तो वो f डैश मैंने मान लिया। उसके अनुसार फॉर्मूला बन जाएगा 1/f डैश। ठीक है, 1/f डैश इज इक्वल टू n-1, तो यहाँ पे अब n1 हो जाएगा, क्योंकि पहले तो n था, उसकी वैल्यू मैंने रख लिया, तो ये हो जाएगा n1 और ये 1/r1 - 1/r2। ठीक, अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो 1/f डैश, तो इसको तो हम छोड़ देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता है, और ये n1 हो जाएगा 1.6, जो कि हमें द्रव के लिए अपवर्तनांक था। तो जब द्रव में डूबेंगे तो उसका अपवर्तनांक लिखना पड़ेगा -1 1/r1 - 1/r2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, तो 2 समीकरण मिल गया। तो अब लिखना है समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर। ठीक, समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा f डैश अपॉन 100, ये वैल्यू हो गया f डैश अपॉन -100, और यहाँ पे हो जाएगा 1.5 - 1 अपॉन 1.6 - 1, ये अपवर्तनांक के लिए हो गया। ठीक, और ये बचा जो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे टोटल कैंसिल, ये 1.5 - 1 अपॉन इसकी वैल्यू 1.6 - 1, ये रख लिया और ये इधर हो गया। ठीक, करने के बाद अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। ठीक, तो 1.5 में से 1 घटाएंगे, 1.6 में से भी 1 घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.6, ये हो गया इस साइड वैल्यू। और इधर क्या हो जाएगा, इधर वैल्यू इसको चेंज करना है, ये नीचे है, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वैल्यू f डैश। ठीक, और अपॉन क्या है -100, तो ये वैल्यू हमें मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, हम f डैश अगर ज्ञात करते हैं तो इस 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100 -100 इंटू बचाए जो उसको लिख लेते हैं, एक स्थान पे दशमलव है तो दशमलव को हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक, अब उसके बाद इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, या तो इसको 5 से गुणा करके 6 से भाग दे लीजिए, तो वो हो जाएगा वैल्यू 83.33 सेंटीमीटर, ये हो गया f डैश की वैल्यू। ठीक, तो हमें लास्ट लाइन में एक बार लिख देना पड़ेगा कि द्रव में डुबोने पर संयोजन की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना लिखेंगे, आपका पूरा आंसर मिल जाएगा। अगर आंसर पूरा कर देते हैं तो आपको यहाँ पे भी 3 अंक पूरे दे दिए जाएंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। देखिए, लिखते समय हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप एक लाइन थोड़ा सा गैप करें और अच्छे से साफ सुथरे वर्ड में आपको लिखिए। ठीक,
उतना ही लिखें जितना आपको यूज करना है। ज़्यादातर आप पन्ना भी भरने की कोशिश ना करें इस बार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बनाए जाएंगे। अगर केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें। अगर आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब नहीं किए तभी कीजिएगा, और कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।